हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट की थी। गैमेटोजेनेसिस में हमारा oogenesis तक कंप्लीट हो गया, मतलब सारा कंप्लीट हो गया। oogenesis का कुछ पार्ट रह रहा है, मतलब जो हमारा ओवरी का मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया था, उसमें मैंने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे फॉलिकल्स एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया था। बट उसके बारे में कुछ है वो जो जानना आपको जरूरी है, वो भी हैंड रिटन नोट्स के तौर पे लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए देखो, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग करा दी थी पूरा वो ओवरी तक लेके, ठीक है। देखिए ये है हमारा प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जो अभी आप वो वाला पेज निकाल के देख लो, पिछले वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो वो जो नोट किए हुए हो उस पेज को, डायग्राम को निकाल के रखो, आपको पता चल जाएगा वो प्राइमरी फॉलिकल कौन सा होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल है, देखो क्या होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में ये जो होता है 60,000 से 80,000 जो मैंने बताया था, उसमें क्या होता है 2n, जो नॉर्मल सी है ग्रेनुलोसर सेल की प्लॉइडी 2n होती है। प्राइम्यूसर वो होता है मियोसिस स्टेज। ये इसलिए लिखवाया है मैंने क्योंकि ये वाला स्टेज मैंने लिखवाया नहीं, पूरा डायग्राम में लिखवाया था, अलग से लिखवा देती हूँ। ये मियोसिस अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होती है, अरेस्ट हो जाती है ये, ठीक है। ये बस लिखवाना है, मतलब नोट्स के तौर पे लिखवाना है, समझा मैं सारा चुकी हूँ, ठीक है। तो बस लर्न कर, ये नोट कर लीजिए कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल अरेस्टेड फेज में होती है, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है, अब हमें पढ़ना है कॉर्पस ल्यूटेम। कॉर्पस ल्यूटेम बेसिकली क्या होता है, देखिए इसका क्या हाल होता है दो केस में। एक तो नॉर्मल साइकिल में क्या होता है, नॉर्मल साइकिल का मतलब मेंस्ट्रुएशन के बाद, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होती है, उसके बाद क्या होता है, तो मैं जब उसके बाद एक का ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन के बाद अगर देखिएगा मेंस्ट्रुएशन होने के बाद ओवुलेशन का एक का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, 14 दिन के लाइफ साइकिल है, 14 दिन के बाद डीजनरेट हो जाएगी। अगर उसी ओवुलेशन के बाद एक का फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स प्रेग्नेंट हो गई लेडी, तो उसके बाद वो 14 वीक तक मतलब क्या करेगा, स्टेबल करेगा वहां पे, ठीक है। समझ गए। चलिए क्यों, उसको आगे जाके HCG हार्मोन सिक्रेट करनी है, ठीक है। कि वो ये HCG हार्मोन क्या होता है, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन उसका नाम है। वही आगे जाके जो आपका प्रोजेस्टेरोन वाला फंक्शन है ना, यही करता है। समझ गए। अब देखो, अब है ह्यूमन एग पढ़ना है। ह्यूमन एग होती है हमारी, वो क्या होती है, ह्यूमन एग हमारी होती है इसमें योग एब्सेंट होता है, ठीक है। हाँ, वो हमारी ये इसमें ना ए लेसिथल होता है। ए लेसिथल का मतलब होता है, ए का मतलब एब्सेंट, एल लेसिथल मतलब होता है ये योग एब्सेंट होती है ह्यूमन की एग में। और साइज इसका अप्रोक्स होता है 0.1 mm, मतलब 0.1 मिलीमीटर के अप्रोक्स होती है। समझ गए। चलिए ठीक है, तो देखो ये है हमारा ह्यूमन एग, ठीक है। ह्यूमन एग है ये। हाँ, ये आपका अंदर का न्यूक्लियस होता है हमारा, न्यूक्लियस है। ये बाहर का ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोलते हैं। बाहर वाला जोना पेलोसिडा है, जो एग मेम्ब्रेन है, नॉन सेलुलर है, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर से ये वाली एक अलग मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। समझ रहे हो, बाहर वाले को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। फॉलिकुलर सेल है जो एग मेम्ब्रेनस है, वो सेकेंडरी, ये प्राइमरी एग का मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी एग का मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये बीच का साइटोप्लाज्म, बस एग का यही स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है, अब हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल में, ठीक है। फीमेल किसमें, प्राइमेट्स में, ठीक है। एक होती है ओस्टिस साइकिल, तो ओस्टिस वाले, तो ये ओस्टिस जो होती है नॉन प्रीमेट्स में, हमारे में प्रीमेट्स में क्या होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जैसे प्रीमेट्स किसको बोलते हैं, मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आते हैं, प्रीमेट्स में आती है, ठीक है। अब देखो क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन एट, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क, ठीक है। मिनार्क बोलते हैं जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी स्टेज पे स्टार्ट होता है वो। और उसके बाद है एवरेज टाइम इंटरवल, मतलब कितने इंटरवल तक चलता है, ये 28 से 29 दिन का होता है। अब उससे थोड़ा वो एक दो दिन ऊपर नीचे भी होता है, वो अलग चीज है, लेकिन टोटल डेज होता है अबाउट वो 28 से 29 दिन तक का होता है। और इसके पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ गए। चलो नोट कर लो। चलो ठीक है, सो अब हमें क्या पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस देखो क्या क्या होता है, उसका क्या कितना डेज का होता है, क्या ऐसे होता है, वो सब हमने देख लिया। अब देखो इसमें फेज होती है कुछ, ठीक है। सबसे पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब होता है ब्लीडिंग फेज, इसको आप ब्लीडिंग फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग फेज, ठीक है।
इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। इसमें फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ग्राफिन फॉलिकल देखा था ना हमने, तो प्राइमरी जैसे ओवरी का सारा दिखाया ना, उसमें प्राइमरी फॉलिकल का फिर और एक ऊपर से लेयर बन जाना, एक कपड़ा और पहना देता है तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाती है। सेकेंडरी फॉलिकल को एक और कपड़ा पहना दो तो वो टर्सियरी बन जाती है। टर्सियरी को और पहना दो तो ग्राफिन फॉलिकल। तो ये स्टेज, इसका फॉर्मेशन को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तीसरा आता है ल्यूटियल फेज, उसको सिक्रेटिव फेज बोलते हैं। इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। समझ गए? चलिए अभी सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसको उतार लो पहले। चलिए ठीक है, देखो क्या है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो हम ये जो मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे थे उसका मैंने पूरा लाइव चैट, मैंने सोचा पहले नहीं बुलाऊं, फिर मैंने सोचा बना ही देती हूँ। ठीक है, हर चीज़ डायग्राम के व्यू से आपको अच्छे से समझ आता है। पूरा मैंने चैट बना दिया, दिख रहा होगा यो। हाँ चलो देखो इसमें क्या है। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद हमारा दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा है सिक्रेटरी फेज। समझ रहे हैं? हाँ देखो कैसे कैसे मेंस्ट्रुअल फेज में ये वाली ब्लड आपके रप्चर हो गई। हाँ और उसके लास्ट फिर यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो यहाँ पे ब्लड वो जो आपका इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो रहा है, ये बेसिकली इंडोमेट्रियम का स्ट्रक्चर है कि इस मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले पीरियड में आपका इंडोमेट्रियम कैसा दिखता है, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये इंडोमेट्रियम। पहले क्या थी, रप्चर हो गई, फिर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हुआ, फिर बन रहा है, फिर उसका फॉलिकुलर फेज बनना, फिर यहाँ पे पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन, फिर धीरे आएगी, फिर एक स्टेज आएगा, फिर रप्चर हो जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही हर महीने का साइकिल चलता है। समझ रहे हो? जैसे ओवल्यूशन हो जाती है, यहाँ तक देखो, हाँ यहाँ से ये धीरे धीरे और बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हो गई हमारी 14th डे पे ओवल्यूशन। ओवल्यूशन हो गई, उसके बाद क्या करेगी हमारा ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर क्या करेगा, इसके इंडोमेट्रियम लाइनिंग को वापस से बनाना स्टार्ट कर देगा। वो स्टार्ट ओवल्यूशन होने ग्राफिन फॉलिकल से ही वो किया था। ओवल्यूशन होने के बाद वो पूरा और ज्यादा, और जैसे ही ओवल्यूशन हो गई वो उसके बाद वो देखेगा कि अब आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। वो उसको फर्दर इंडोमेट्रियम को और मोटा करने के लिए, कि और ज़्यादा उसको फायदा हो, उसको और मोटा करने के लिए वो हेल्प करता है। और देखता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर उसका विपिंग ऑफ द यूट्रस मतलब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। समझ गए? चलिए चार्ट को बना लो, फिर इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। चलिए बना लिया, चलो इसी से ही सारा एनसीईआरटी पढ़ लूँगी तो ये हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। बस इसमें यही देखना था, इससे ज़्यादा नहीं। देखो यही पूरा, ये पूरा आपका पूरा का पूरा डायग्राम ही इनफ है इसके लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर निकालिए 49। ठीक है, देखिए 3.4 लिखा हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रीमेट्स लाइक मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग। मैंने बताया था कि ह्यूमन प्रीमेट्स किसको बोलते हैं और नॉन प्रीमेट्स किसको बोलते हैं। प्रीमेट्स में कौन सी साइकिल चलती है और नॉन प्रीमेट्स में कौन सी साइकिल चलती है। तो प्रीमेट्स वाले हम बात कर रहे हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन एट द मेनार्क। पहले लिखा हुआ है कि पहला मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नाम उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, मेनार्क जिसको बोलते हैं। In human female, menstruation is repeated at the average interval of about 28 to 29 days। बोला ह्यूमन फीमेल में जो 28 से 29 दिन का अबाउट मतलब एवरेज होता है इंटरवल। The cycle of the event starting from one menstruation till the next one is called menstrual cycle। बोला जा रहा है कि एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट, देखो एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हुई फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक गई, तो उस पूरे के पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज, ओवुलेशन जिसको बोलते हैं, ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब देखो 28 दिन का पीरियड हुआ तो 28 दिन या 29 दिन का पीरियड हुआ, तो उसके बीच में जो 14वें दिन मतलब 14th डेज पे जो एक ओवम रिलीज होता है, ओवम का रिलीज होना को किसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि हम दोनों से एक साथ नहीं होते कि मतलब पहले मतलब राइट वाले ओवरी से इस मंथ में हुआ तो नेक्स्ट वाले ओवरी से अगले मंथ में होगा, राइट लेफ्ट ऐसे होता है कि राइट वाले में इस मंथ में हुआ तो अगले मंथ में, जैसे कि अभी हमारा अप्रैल चल रहा है, ठीक है, तो अप्रैल है तो अप्रैल में अभी इस मंथ में जिसका अभी भी है तो पीरियड अभी हो गया, इस मंथ में राइट वाले ओवरी से निकल गया, तो अगर मई में होएगी तो मई में उसका कौन से मंथ में कौन से में निकलेगा, लेफ्ट वाले ओवरी में से निकलेगा। समझ रहे हो? द मेजर इवेंट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर। वो 9 पर ये वाली फिगर देख लो आप, ये वाली फिगर, इसी में बोला जा रहा है कि मेजर इवेंट जो सेम एज इट इज मैंने उतारने की कोशिश की है कि वो एज क्या बोलते हैं उसका दिया हुआ है। द साइकिल स्टार्ट विथ ए मेंस्ट्रुअल फेज। साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है, इसके
when menstrual flow occur at least at the last for 3 to 5 days। बोला है बेसिकली क्या होता है, menstrual phase जो menstrual period जिसको बोलते हो वो उसका कितना पीरियड आता है, 3 से 5 दिन का होता है, एवरेज है कि 3 से 5, उससे ज़्यादा लोगों का जो नॉर्मल मतलब लड़की होती है उसमें 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुतों को होता है ना कि जल्दी ख़त्म हो गया, बहुतों को होता है 5 के बाद भी बहुत दिन होता है, तो उसको ओवर ब्लीडिंग जो होते हैं मतलब उस पर ओवर ब्लीडिंग हो जाएगी तो वो उसका बहुत किसी किसी का तो 6-7 दिन भी रह जाता है, किसी का 10 दिन, तो वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल को लेके चल रहा है। तो ये वाला देखो, ये 5 दिन दिया हुआ है, 5 दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल फेज होता है। The menstrual flow result due to breakdown of endometrium lining of the uterus and its blood vessels which form liquid that comes out through the vagina। बोला जा रहा है कि menstrual flow बेसिकली क्या होता है, menstrual flow होता है जो endometrium की लाइनिंग जो ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन के लिए बनी हुई थी यूट्रस में, तो वो यूट्रस का endometrium का टूटना और उसके साथ endometrium के साथ साथ उसके ब्लड वेसल्स वगैरह टूटते हैं, तो वही उस दोनों का मिश्रण जो होता है वही menstrual साइकिल मतलब फ्लो में आपका निकलता है। समझ गए? देखो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें उसके साथ साथ क्या होगी, उसमें ओवम भी होगी, क्योंकि ओवम भी तो डिजेनरेट होकर बाहर निकल रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं। हाँ, ये बात लर्न करके रख लो। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल ओनली ऑकर इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अब मेंस्ट्रुएशन कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। रिली ओवम तो चली गई अपने फर्टिलाइजेशन साइट पे, लेकिन वहाँ पे कोई स्पर्म का नहीं आया, तो मीटअप नहीं हुई, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो उसके बाद वो रिलीज आउट हो जाती है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत सारे केस में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन का अगर आपका कम हो गया मतलब लैक हो जाती है, तो क्या होता है प्रेगनेंसी के इंडिकेशन है कि जैसे, लेकिन हर हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कि हार्मोनल चेंज भी होते हैं कि किसी का हार्मोन कंडीशन सही नहीं है या प्रॉब्लम है, बीमारी है। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में अगर आप प्रेगनेंसी का मतलब मेंस्ट्रुएशन आपका रुक गया, 1 मंथ नहीं 2 मंथ नहीं हो रहा है, तो आपको चांसेस होंगे कि पीरियड होने प्रेगनेंसी होने का, ऐसा थिंकिंग होता है। ठीक है, और वैसे भी जो ये प्रेगा किट वाली जो न्यूज आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो चेक होता है। However, it is also be caused, देखो लिखा भी हुआ है, however it may also be caused due to some अदर अंडरलाइंग केसेस लाइक स्ट्रेस। अगर ज़्यादा स्ट्रेस में हो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। पुअर हेल्थ, अगर ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छे से चल नहीं रहा है, कंडीशन आपको सही नहीं चल रहा है, नॉर्मली अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जैसे कि ये वाली केस जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड आपका नॉर्मल टाइम पे ना आना, ये स्टूडेंट में बहुत होती है, क्योंकि एक स्टूडेंट में एक एडल्ट वाले केस में क्यों होता है, क्योंकि एक तो होता है कि उनका नॉर्मल सा इतना पढ़ाई का स्ट्रेस ले लेते हैं, दुनिया का स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उस केस में एकदम स्ट्रेस की वजह से इनका मतलब प्रॉब्लम हो जाता है, रुक जाता है। और दूसरा केस है ना हेल्थ भी, क्योंकि बाहर का जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो उससे भी हमारा क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन पे इफेक्ट होता है, पीरियड पे। समझ रहे हो? मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज के बाद क्या होती है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिक्यूल ऑफ द ओवरी ग्रो टू बिकम अ मेच्योर फॉलिकल। इस फेज में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हो गई खत्म, अब फिर से स्टार्ट हुआ, अगर मतलब कि अब एक तो साइकिल है ना पूरा, तो फिर से स्टार्ट हुआ, फॉलिकुलर बनना स्टार्ट हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल से, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने दिखाया है, ये सब हमारा प्राइमोडियल फॉलिकल से ही तो पूरा बनता है, तो मैंने प्राइमोडियल ही लिख दिया। प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगी, सेकेंडरी से मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनेगी। तो ये पूरा फेज क्या है आपका प्रोलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता जा रहा है। समझ रहे? तो वही फेज है, मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म, फिर उसका ये प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज हो गई हमारी। ग्राफिन फॉलिकल एंड स्टिमुलेट द इंडोमेट्रियम। और इसके साथ देखो ये बन रहा है और इसके साथ साथ इंडोमेट्रियम में भी प्रोसेस हो रही है, ओवरी में और इंडोमेट्रियम में, दोनों में साथ साथ प्रोसेस होता रहता है, क्योंकि अब ये ओवरी के लिए पूरा फर्टिलाइजेशन के लिए पूरा बना रहा है ना कि ओवम बना रहा है, तो उसके साथ साथ क्या होगा आपके इंडोमेट्रियम लाइनिंग में भी चेंजेस होना स्टार्ट हो गया है। समझ गए? इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन के साथ मतलब यहाँ पे फॉलिकुलर फॉर्मेशन भी हो रहा है, आपका इंडोमेट्रियम लाइनिंग भी दोबारा से जो रप्चर हो गई थी ना, तो उसमें भी बनना स्टार्ट हो गया है कि अब इंडोमेट्रियम लाइनिंग और उसके साथ ब्लड वेसल्स वगैरह आपस में जुड़ना स्टार्ट हो गया है कि उसके लिए घर बनना, बच्चा बन रहा है, उस बच्चा भी ये स्टार्ट हो रहा है और उसके साथ घर भी बनना स्टार्ट हो रहा है कि वहाँ पे जाके पलेगा।
These changes in the ovary and the uterus are induced by the change in the level of primary and ovarian hormone, pituitary and ovarian hormone। बोला जा रहा है ये जो चेंजेस होता है ओवरीज में और यूट्रस में वो सब किसके बेसिस पे होता है, ये होता है हार्मोनल बैलेंस पे। तो जो प्यूटिटरी के हार्मोन्स होते हैं LH और FSH, और उसके बाद ओवरीज के जो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इस सब की वजह से होता है। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन LH और FSH, वही जो बोला, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। बोला ना मैंने कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस्ट्रोजन है और यहाँ पे LH और FSH जो एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगी, यही बेसिकली इसका फॉलिकुलर चेंज में काम करेगा। ठीक है, यहाँ से आप LH और FSH भी लिख सकते हो, यहाँ पे मत लिखो, अब उसका यहाँ पे लिख लो LH और FSH। ठीक है, इसका फंक्शन भी, अब इस पे कैसे फंक्शंस करता है ये भी देखना है, क्योंकि LH की वजह से जब LH हाइप हो जाती है तो क्या हो जाता है ये भी देखना है। अभी मैं बताऊंगी आगे, मुझे मतलब देखो LH हाइप होता है उसमें भी कंडीशन एक अलग होती है, LH जब हाइप होती है तो FSH का क्या होता है वो भी देखना है। ठीक है, कि पूरा का पूरा आपको एक डायग्राम करके बनाया हुआ है। इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर एंड स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट। जो LH और FSH क्या है, ये दोनों इंक्रीज करती है ग्रेजुअली आपस में एक दूसरे के साथ, और उसके बाद क्या करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कराती है। देखो एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, और इसमें एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन होता है, तो लिखवाया मैंने। ठीक है, और उसके बाद बोथ LH और FSH अटेन ए पीक लेवल। देखो पीक लेवल होता है कब होता है, मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। कब, कौन सी मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन पीरियड होती है, दिस वन, 14th डे, 14वें दिन क्या होता है ये, कि पूरा का पूरा हाइप हो जाता है, LH और FSH दोनों का लेवल हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ओव्यूलेशन होती है। ठीक है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडिल साइकिल इज कॉल्ड LH सर्ज, जिसको LH सर्ज बोलते हैं। इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर करता है और उसके बाद क्या करा देता है, हमारा ओव्यूलेशन करा देता है। द ओवुलेशन ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटेल फेज। अब ओवुलेशन हो गई हमारी, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद ये ओवुलेशन होगी। अब इसके बाद क्या होगा, ल्यूटेल फेज स्टार्ट होते हैं, सिक्रेटरी फेज इसको बोलते हैं। सिक्रेटरी फेज बेसिकली इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। ठीक है, क्या होता है देखो, अब इस केस में क्या होता है, सिक्रेटरी फेज में द ओवुलेशन है फॉलोड बाय द ल्यूटेल फेज विच रिमेन्स पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जो ग्राफिन फॉलिकल का पार्ट बचा होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जो अब तो हो गई, क्या हुआ कि पूरा ग्राफिन मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में से रप्चर होने के बाद एक तो बाहर निकल गया, ओवम तो बाहर निकल गया। अब उसके बाद बचा हुआ पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब वो क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन है, जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गई कॉर्पस ल्यूटियम से, ये फर्दर क्या कराएगी, जो इंडोमेट्रियम लेयर बन रहा था ना उसमें और ज्यादा इंक्रीज कर देगा बनाने का मतलब ताकत, कि जितना बन रहा था उससे ज्यादा और ताकत इंक्रीज कर दिया, जल्दी 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 और बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगा। Such an endometrium is necessary for implantation of the fertilized ovum after and other event in pregnancy। बोला जा रहा है कि इसलिए क्योंकि है कि बच्चा मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद एट द लास्ट बच्चा तो इंडोमेट्रियम में ही आके चिपकेगा ना, तो इसी के वजह से इसने देखो सारा कुछ ओवरी ही कर दिया, ओवरी ने बच्चे बना दिए, पूरा पूरा का फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पूरा रेडी वेडी सब कर दिया। उसके बाद उसने उसके मरने के बाद भी देखो कितना ध्यान रख रहा है कि उसको निकाल दिया घर से, घर से अपने अंदर से पाल के निकाल दिया, और उसके बाद जहाँ फर्टिलाइजेशन साइट था वहाँ तक पहुँचा दिया। और उसके बाद भी ध्यान रख रहा है कि जहाँ पे वो उसका घर रहेगा, जहाँ पे वो 9 महीने रहेगा, उस 9 महीने के लिए भी बोल रहा है कि जहाँ पे दूसरे लेबर काम कर रहे हैं तो खुद से भी अपना कुछ आदमी को भेज दिया कि जाओ वहाँ पे थोड़ा लेवल ज़्यादा इंक्रीज कर देना, जल्दी जल्दी बन जाए। और मुआयना खुद से मुआयना करने चला गया कि हाँ वहाँ पे हार्मोन सीक्रेट कर दिया कि भाई मेरा बच्चा वहाँ पे जहाँ रहेगा वहाँ पे अच्छी जगह है कि नहीं इम्प्लांट होने के बाद। सोचो कितना अच्छा बात है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब वो बोल रहा है कि ये प्रेगनेंसी हो गई मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया और ये प्रेग्नेंट हो गई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल ऑफ द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। अब ये प्रेगनेंसी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, वहाँ पे मतलब इम्प्लांटेशन हो गया, तो अब मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का जो होगा खत्म हो जाएगा। सोचने वाली बात है, मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि वीपिंग ऑफ द
इंडोमेट्रियम, विपिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम, ये मतलब क्रॉसिंग ऑफ द इंडोमेट्रियम, रप्चर ऑफ द इंडोमेट्रियम और विपिंग ऑफ द यूटेरस। तो ये टूटता तभी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती। ये वाली अब हमारी टूटी ही नहीं। क्यों नहीं टूटी? क्योंकि यहाँ पे आके हमारा जो ये इंडोमेट्रियम का लाइनिंग ही है ना ये, तो यहाँ पे आके हमारा बच्चा जुड़ गया, मतलब जाइगोट यहाँ पे आके जुड़ गया, इम्प्लांट हो गया यहाँ पे जाइगोट का जो आगे वाला प्रोसेस, सो ब्लास्टोसिस्ट। अब यहाँ पे ये अब यह क्या होगा, अब ये रप्चर ही नहीं होगा, तो ये रप्चर नहीं होगी तो आगे वाली प्रोसेस अब आगे बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी ना, तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली रुक गया। समझ रहे हो? कहाँ थे हम? हाँ, हो गया। और उसके बाद है एंड देयर इज नो प्रेगनेंसी, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है। दिस कॉज इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये देखो अब बोला जा रहा है कि ये अगर प्रेग्नेंट होगी तो क्या कहानी है। उसके बाद बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट। अब कॉर्पस ल्यूटियम बोलेगा चल यार अब बच्चा बना ही नहीं तो वहाँ पे जाके मेहनत क्यों करवाऊँ मैं बेमतलब का। हाँ, उसने कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या है कि उसको अब बस बच्चे से मतलब है, बच्चा बना ही नहीं, ओवुलेट फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, मेरा ओवम जिंदा रहा ही नहीं, उसको खुन्नस बढ़ जाती है। वो बोलता है कि मेरे ओवम को तुमने मार दिया। हाँ, उसकी लाइफ थी 24 घंटे की, आपने उसको फर्टिलाइज नहीं कराई और उसके बाद वो तो मर गया बेचारा। हाँ, मर गया, आपने उसको कुछ किया नहीं, अब उसके बाद वो तो मर ही गया। अब उसके बाद मैं क्यों करूँ? गुस्से में क्या करता है कि पूरा का पूरा डीजेनरेट हो जाता है। बोलता है वो दुख में, माँ है दुख में, बच्चा मर गया तो इतनी ज्यादा है कि माँ भी मर जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब देखो मरती भी है और श्राप दे के मरती है, श्राप दे देती है कि जाओ मैं तो जा रही हूँ, मेरे बच्चों को तुमने मार दिया। यूट्रस को बोलती है मेरे बच्चों को तुमने मार दिया। अब उसके बाद क्या आता है, उसके वजह से मैं भी मर रही हूँ, श्रवण कुमार के मम्मी पापा जैसे। अब उसके बाद वो बोलती मैं तो मरी रही हूँ, तुम भी मर जाओगे। तो इंडोमेट्रियम भी बेचारा श्राप की वजह से धीरे 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 टूट जाता है। समझ रहे हो कितना ज़्यादा श्राप दे दी वो। कॉज लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, इंडोमेट्रियम का डिजेनरेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। मेक ए न्यू साइकिल, और फिर से दोबारा न्यू साइकिल बन जाती है। लेकिन दयावान भी है, फिर से अगले बार फिर नया जनरेशन फॉलो करने के लिए अपना फिर से जिंदा हो जाती है। ठीक है। इन ह्यूमन बींग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड 50 ईयर्स अगो। अब बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जो 60 मतलब 50 साल के हो जाते हैं ना लेडीज, तो उसके बाद बंद हो जाता है, रुक जाता है हमेशा हमेशा के लिए। डेट इज कॉल्ड, जिसको हम एक नाम दिए हुए हैं उसको मिनोपॉज बोलते हैं। पॉज का मतलब होता है रुकना, मिनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, तो मिनोपॉज होता है। दिस साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मिनोफेज। बोला जा रहा है कि जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन होता रहता है कि हर मतलब महीने में हर महीने में रिपीट होती है, वो एक इंडिकेशन है कि आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो और उसके बाद कि मतलब कि पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो। और वो किस किस के बीच में होती है, मिनोपॉज से लेके मिनार्क तक, मिनार्क से लेके मिनोपॉज तक। समझ गए? मिनार्क मतलब स्टार्ट, मिनोपॉज मतलब स्टॉप। समझ गए? चलिए, सो ये तो मैंने एनसीईआरटी पूरा पढ़ दिया। अब हम लोग क्या कर, मैं अभी बताऊंगी ये सेक्रेटरी फेज में भी कुछ चेंजेस होते हैं, फॉलिकल, ये पूरा मैं लिखवा दे रही हूँ। मैंने एनसीईआरटी इसलिए अभी आपको पढ़ा दिया क्योंकि डायग्राम सामने बना हुआ था, तो डायग्राम बना हुआ था तो मैंने बताया तो काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई होगी। फिर से इसको रिपीट में देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी की वजह से मैंने क्या किया है कि आपको बेसिकली पूरा समझा दिया है, एनसीईआरटी की एक एक वर्ड समझा दी है, पूरा कोशिश किया समझाने का। अब मैं इस सब का अलग अलग से लिखवा देती हूँ, कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं कुछ भी। समझ रहे हो? चलो उतार लो। चलो ठीक है, अब एक एक करके तीनों फेज देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज पे है कितना दिन का होता है, 1 से लेके 5 दिन तक, मतलब 3 से 5 लिखा हुआ है एनसीईआरटी, तो 1 से 5 दिन। ठीक है, 1 से 3 से 5 ही लिख लो, 1 से 5 नहीं है, मतलब पहला दिन है 3 से 5 दिन तक एक्सटेंड करता है, मतलब किसी में 3 डेज किसी में 5 डेज। समझ गए? अब देखो इसमें क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, डीजनरेट हो जाता है, उसी की वजह से हमारी क्या होती है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि यही बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम रख के, मतलब वो जो लाइनिंग बनी हुई है उस लाइनिंग को मेंटेन रखने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होती है हमारी किसके द्वारा, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगी, अब प्रोजेस्टेरॉन ही नहीं रहेगी तो इंडोमेट्रियम मेंटेन थी वो खत्म हो जाएगी, टूटने लगेगी। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का ब्रेक डाउन हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाती है उसका सिक्रेशन, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम और स्लट आउट, ब्रेक डाउन हो जाता है और बाहर निकल जाता है।
उसके बाद क्या है, इसके बाद और उसके साथ साथ क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल क्या कर देता है हमारा, बेसिकली ये इंक्रीज कर देता है। समझ रहे, चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। नोट कर लिए, चलिए समझ आएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। हाँ देखो, हाँ अभी ये सोच रहे हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन का हार्मोन क्यों सिक्रीशन, अब देखो जो होता है ना मेंस्ट्रुएशन के टाइम में आपको क्रैम्पिंग होती है पेट में, जैसे मोरोए उठते हैं, हाँ जो नहीं था मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, तो वो क्रैम्प इसी की वजह से होता है कि जैसे जैसे जितना ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, तो ये है ना कर जाता है ये आपका कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, इंडोमेट्रियम का वॉल का जो कॉन्ट्रेक्शन है उसको कॉन्ट्रेक्शन को कर देता है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके अंदर से आपको क्या होता है, क्रैम्प वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल, ठीक है। इसी की वजह से आपको क्या होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, जो क्रैम्प होती है ना पीरियड में, मोरोर उठते हैं पेट में, इसी की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की वजह से। समझ गए, चलिए नोट कर लो। चलो देखो देखो अब ये इसमें ब्लड लॉस कितना होता है, इसमें 50 से 150 ml तक ब्लड का एक्सक्रीट आउट मतलब लॉस होता है हमारे बॉडी से, विमेन का बॉडी से। सोचो हर महीने 50 से 150 ml ब्लड रिलीज होता है, सोच रहे हो, हाँ। तो इसीलिए क्या होता है औरतों में अनीमिया नाम की बीमारी जो है, तो खून की कमी के भी चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। हर महीने में आपके बॉडी से 50 से मतलब 150 ब्लड खून का ख़त्म हो रहा है, होना कितनी बड़ी बात है ना। अब देखो ये क्या होता है, जब यूट्रस में रहता है ये ब्लड तो वो क्लॉट फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म में हो जाती है, ब्लड के फॉर्म में हो जाती है। कैसे, ये होता है कि यूटेरियन वॉल में, यूट्रस का जो वॉल है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन क्या होता है, फिब्रिन क्या होती है, हाँ फिब्रिन हमारी क्लोटिंग प्रोटीन है, ठीक है, फिब्रिन हमारी क्लोटिंग प्रोटीन है और लाइसिन का मतलब हुआ तोड़ना। तो क्लोटिंग प्रोटीन को तोड़ने वाले मतलब क्या बोलते हैं आपको, प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम, फिब्रिनोलाइसिन। ये लिखा हुआ है, ये एक फिब्रिनोलाइसिन यूटेरियन वॉल, मतलब खुद से यूट्रस ही अपना वॉल, यूट्रस का ही वॉल क्या करता है, फिब्रिनोलाइसिन सिक्रेट करता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, उसका जो क्लॉटिंग दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनी हुई थी क्लॉट वाली, ये वाली, तो उसमें ऐसे ऐसे ड्रॉप डालेगा, वो आएगा, फिर इसके बाद ये टूट जाएगा, टूट गया, अब उसका जो टूटने के बाद दीवार से अलग हो जाएगा, यूटेरियन वॉल से अलग हो जाएगा, और फिर धीरे 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 विप करते 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 आपके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। समझ गए, वही लिखा हुआ हो गई। ये हो गई हमारी मेंस्ट्रुअल फेज। अब तो ये फेज खत्म, वो खत्म हो गई जो एक में। अब उसके बाद क्या होगी, अब फिर से दोबारा से फॉलिकल बनना स्टार्ट होगी। तो सेकंड फेज कौन सी है हमारी, फॉलिकुलर फेज, जिस फेज को हम दूसरा क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। समझ रहे हो, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें आप दोबारा से क्या होगा, पैराफॉलिकुलर से स्टार्ट होके पैरामोडियल फॉलिकल से स्टार्ट होके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, फिर ओव्यूलेशन। तो प्राइमरी पूरा फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वो फॉर्मेशन कौन कराता है, एफएसएच। एफएसएच का नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला, फॉलिकल को बनाने वाला हार्मोन। तो बेसिकली यही हार्मोन ज़्यादा एक्ट करेगा। ये एक्ट करता है, ये कितने दिन का होता है, ये 6 से लेकर 13वें दिन तक का होता है पीरियड, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, चलो ठीक है। देखो क्या होता है, ये छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे वाला पैरामोडियल वाला है, जो बिल्कुल आपका पैरामोडियल फॉलिकल है, उस फॉलिकल से एफएसएच आई और एकदम बड़ा वाला फॉलिकल बन गया, ठीक है। उसमें से एक डोमिनेंट फॉलिकल है जो एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है और इनिबिन सिक्रेट करती है। एस्ट्रोजन से कुछ सिक्रेट करेगी तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट मतलब वो दोबारा से उसका इंडोमेट्रियम की लाइनिंग वगैरह को भी सुधारेगा और डिवीजन ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम को डिवाइड भी करता रहेगा साथ साथ। समझ रहे हो कि उसको और ज़्यादा डेवलप होना है आगे जाके। उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोलिफरेशन हो गया, एक एज हो गई। अब ये 14th डे, 14th डे क्या है, वो क्या था, 6 से 13 दिन तक का स्टेज तो वो था, 13 दिन तक का हो गया। उसके बाद क्या है, एट द लास्ट या 14th डे पे एक स्टेज होगी, एलएच सर्ज करती है, मतलब एलएच हाई लेवल पे चला जाता है, पीक लेवल पे। तो वहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। देखो क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब हुआ 13th डे, 13वें दिन क्या होता है, ये फॉलिकुलर फेज खत्म, वो खत्म हो जाती है। तो उसमें साइज ऑफ फॉलिकल 13वें दिन क्या होता है कि पूरा बहुत बड़ा, जितना बड़ा उसको पूरा ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, वो मैच्योर फॉलिकल पूरा बड़ा हो गया। अब उसके बाद उसको टूटना है,
फॉलिकल, तो उसमें क्या होती है 13th डे साइज ऑफ फॉलिकल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया और उसकी वजह से LH सर्ज हो जाती है और उसके बाद ओवुलेशन हो जाता है आपका। समझ गए? चलिए नोट कर लो। देखिए एक ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। देखिए ये है डे ऑफ ओवुलेशन निकालने का ट्रिक है, ठीक है, कि आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड इतना का इतना दिन से चल रहा है तो आपका ओवुलेशन कितने कौन से डे पे होगा वो निकालने का एक है पीरियड है। देखो फॉर्मूला डे ऑफ ओवुलेशन निकालने का होता है जितने दिन का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा कि उसमें से 14th डे माइनस कर दो, ठीक है। जितने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें से 14th डे माइनस कर देंगे तो क्या होगा, आपका डे ऑफ ओवुलेशन आ जाएगा कि उस दिन आपका ओवुलेशन होने वाला है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको 32 दिया हुआ है, ठीक है, 32 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है, तो उसमें आपको डे ऑफ ओवुलेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सीधे लिख दो, डे ऑफ ओवुलेशन क्या हो जाएगा आपका, डे ऑफ ओव्यूलेशन इज इक्वल टू क्या दिया है, टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माइनस 14। टोटल डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है 32, ठीक है, 32 दिया हुआ है टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो 32 में से आप क्या कर दोगे 40, 32, ठीक है, 32 में से आपको 14 माइनस करना है, समझ गए। तो जितना आपका आएगा यहाँ पे वो आपका क्या हो गई ओवुलेशन डे, ये हो जाएगी आपकी डे ऑफ ओवुलेशन। 18वें दिन आपका क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा, समझ गए। चलिए ऐसे ही है निकालने की, जैसे कि आप मान लो कोई आप खुद निकाल सकते हो कि आप देखते हो कि अपना पीरियड 1 महीना 2 महीना 3 महीना से रेगुलर चेक करो कि 3 महीना 2 की 1 महीने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा कैसा होता है ना कि अगर 1 महीना आपकी हेल्थ रूटीन अच्छी रही तो आपको मेंस्ट्रुएशन टाइम पे हो जाएगा, फिर दूसरे महीना भी, तो इसीलिए आप एटलीस्ट 4 महीने तक रेगुलर चेक करो, देख लो कि कितने दिन में आपका खत्म हो जाता है, कितना दिन का पूरा हो जाता है, उसके बाद कितने दिन के बाद आपका पीरियड फिर से स्टार्ट हो जाता है, चेक करो। फिर उसके बाद जितना देख लो 4 महीने के बाद कि हाँ आपका 28 दिन है, 29 दिन है, 30 दिन है, 31 दिन है, 32 दिन है, तो उसके बाद क्या करो उसको 14 डेज उसमें से माइनस कर दो, तो जितना दिन आएगा वो उस आपका ओवुलेशन का डे है। ये सब पता कौन करता है, ये सब वो करती है प्रेग्नेंट लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी नहीं, जो मैरिड वीमेन करती हैं, जिनको आगे मतलब क्या कहते हैं ये नहीं करना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है बट रिलेशन भी बनानी है, तो वो लोग ध्यान देती है। फिर जिस दिन हाइप रहेगा उनका ओवुलेशन का डे, उससे पहले और उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद का क्या कर देगी, वो इंटरकोर्स स्किप कर देगी, सेक्स का स्किप कर देगी, समझ आ गया, रोक देगी कि ना, मतलब मान लो कि 18 डेज इसका आ गया तो 18 डेज के 2-3 दिन पहले और 18 डेज के 2-3 दिन बाद वो क्या करेगी, आपस में रिलेशन नहीं बनाएंगे वो कपल, समझ आया। चलो यही एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद अब एक लास्ट वाला हमारा बचा हुआ है, ये तो हो गई हमारी दोनों, अब हमारा ल्यूटियल फेज बचा हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, अभी देखिए लास्ट फेज है हमारा ल्यूटियल फेज, जिसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन का काम है। उसमें क्या होता है एक्ट एज ये, और इसके साथ साथ ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करते हैं, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, इन्हिबिन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम है, ये मेंटेन करता है आपका क्या, इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और वो जो इसके बाद इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है उसको ग्लैंडुलर बना देता है, बिकम ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी, ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी बनाता है, मतलब और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा ब्लड वेसल्स को और सिक्रेट करने के लिए। और एक यूटेराइन मिल्क भी सिक्रेट करता है जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, बोलते नहीं है प्रेजेंट होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है बहुत ज़्यादा, और ये थर्मोजेनिक इफेक्ट भी शो करता है, समझ रहे हो। तो आप ल्यूटियल फेज को पता करने के लिए एक होता है कि जितना आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे गर्ल्स मतलब लेडीज़ का ब्लड मतलब बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है ल्यूटियल फेज में, समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन क्या करता है, जो एक तो प्रोजेस्टेरॉन ने थिकनिंग कराई थी, उसके बाद फर्दर और ज़्यादा मोटापा करने के लिए और थिकनिंग बनाने के लिए एस्ट्रोजन हेल्प कराता है। लेकिन अब क्या हो जाता है ल्यूटियल फेज का खत्म, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल, फिर जब ल्यूटियल फेज खत्म हो जाती है तो LH सर्ज आपका कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली कि डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम में डिजेनरेशन हो जाता है। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होएगी, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सबका लेवल कम हो जाएगा, तो सबका लेवल कम मतलब इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट जाएगी, फिर से इस प्रोलिफरेटिव फेज के बाद फिर मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा आगे, समझ गया। सो दैट्स इट, हो गई हमारी
मेंस और फेज वाली स्टार्ट। अब इसके बाद हम आगे पढ़ लेंगे, समझ रहे हो? चलिए, आई होप कि आपको सारे समझ आ गए होंगे। सारा जितना हो सकता था मैंने पूरे अच्छे से क्लियर करवा दिया फॉर मेंस्ट्रुएशन। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, इससे ज़्यादा ना आपसे आगे पूछेगा, और इससे आगे कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। जितना आपको मैंने पढ़ाया, ये वाला नोट्स याद कर लो, और फिर एनसीईआरटी के मैंने लाइन बाई लाइन पढ़ा दिए हैं, पूरा हर चीज़ बता दिया। आप इसी को एक बार कर लो। और हाँ, मैंने बोला था कि मैं कल मेंस्ट्रुएशन पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करा दूँ, मेंस्ट्रुएशन में ही काफ़ी टाइम चला गया। तो मैं क्या सोच रही हूँ ना कि मैं क्वेश्चन कराने के लिए, मैं जो होता है ना कि जैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर के आपको रिटन वाले दिए हुए हैं, बोर्ड वाला नहीं, कॉपी वाला जो दिया है, तो मैं क्वेश्चन हर चैप्टर्स के वैसे ही करा दूँगी। क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा रहता है, वो उसमें मैं क्वेश्चन लिखी रहूँगी, आंसर्स मैं बता दूंगी वहाँ पे, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा पेन पे और कॉपी पे, और उसकी वजह से बोर्ड पे क्वेश्चन उतारने में, फिर आंसर उतारने में टाइम ज़्यादा जाता है, समझ रहे हो? अब बोर्ड पे ज़्यादा आ भी नहीं पाता है। तो इसी के लिए मैं क्वेश्चन आंसर जितने भी आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे के क्वेश्चन मैं वैसे ही पढ़ाऊंगी। अब बोर्ड पे मैं लेक्चर पढ़ाऊंगी। एक दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे मैंने वो ओवल्यूशन वाला बताया, तो वो मैं यहाँ पे भी समझा सकती हूँ, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना, हमारा दोनों बैलेंस चलता रहेगा, क्योंकि दोनों के साथ में चलना ना पॉसिबल नहीं है। मैं पूरा का पूरा 11th 12th दोनों पढ़ाना है, और मुझे केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, तो केमिस्ट्री का भी मैं बोर्ड वाला वही पेन पेपर वाला ही फॉर्मूलाज वगैरह सारा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इंपॉर्टेंट जो है वो सब मैं समझा दूँगी। समझ गए? चलिए ठीक है, फिर नोट कर लो ये। हो गया? चलो फिर, थैंक यू। चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो कमेंट भी करना, समझ गए? और हैप्पी रहो और खुद को, दूसरे को भी रहने दो, लाइक मुझे भी रहने दो हैप्पी। तुम ही कर सकते हो हैप्पी मुझे। चलो ओके, बाय, सी यू।